हम 4 बहनें थी। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी। मेरा कोई भाई नहीं था। हम 2 बहनों की शादी पापा ने एक साथ कर दी थी। मेरी बड़ी बहन उस वक़्त 20 साल की थी और मैं बस 16 साल की थी। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरे शौहर सिर्फ़ 2 भाई थे। मेरे पापा ने जैसे-तैसे करके जहेज़ इकट्ठा करके हम दोनों बहनों की शादी की थी। मेरे पापा ने बड़ी बहन की रुखसती शादी के फ़ौरन बाद कर दी थी। मेरी रुखसती को उन्होंने रोक लिया था। मेरा शौहर भी अपने बड़े भाई के साथ काम कर रहा था। वो अपने बड़े भाई के साथ काम कर रहा था। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी और मेरे शौहर की उम्र 20 साल थी। उसके घर वालों का कहना था कि उसने पसंद की शादी की थी, लेकिन उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। उनकी शादी ज्यादा दिन तक ना टिक सकी थी। हम लोग गांव के थे। मेरे पापा ने उन लड़कों वालों की इतनी छानबीन नहीं की। झट से रिश्ता मिला और उन्होंने शादी की। मैं बचपन से ही बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से मेरे पीरियड्स अभी तक नहीं आए थे। मेरे शौहर के मेरे गांव में ही उसकी एक कज़न थी। शादी के बाद आए दिन वो अपनी कज़न के घर घूमने आता था और जब भी आता तो मैं अपने घर से नहीं निकलती थी। लेकिन वो हमेशा मेरे गांव की भाभी से मेरे लिए खबर भिजवाता था कि मेरी बीवी को मुझसे मिलवा दो। भाभी मुझे बहाने-बहाने अपने घर बुलाती थी। जब भी मेरा शौहर उनके घर आता, वो अपने घर में मुझे बुलाकर ना जाने गायब हो जाती। मेरा शौहर जवान था और मैं 16 साल की लड़की थी। मुझे इतना भी होश नहीं थी कि शादी क्या चीज़ होती है। अभी तो मुझे पीरियड्स भी नहीं आए थे। एक दिन जब मेरा शौहर अपनी कज़न के घर आया, गांव की भाभी ने मुझे बुलाकर बाहर से कुंडी लगाकर ना जाने कहां चली गई। शौहर उसी कमरे में लेटा हुआ था। मैं उसे देखकर घबरा गई और बाहर दरवाजे की तरफ भागने लगी। उसने मुझे जोर से पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है। बस रुखसती नहीं हुई है। मुझे तो शादी का मतलब भी नहीं पता था और ना ही शौहर से कैसे बात करते हैं इसका कोई अंदाजा था। मैं तो अपने शौहर को देखकर बहुत डर रही थी। पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी गोद में बैठकर मेरे तो पसीने आ रहे थे। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और बहुत डर लग रहा था। उसने उस कमरे में टीवी ऑन किया और उसमें एक सीडी लगाई। कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं और मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा। मुझसे कहने लगा, क्या तुम्हें फिल्में देखना अच्छा लगता है? मैं भी गाँव की रहने वाली थी। मुझे भी ये फिल्में देखना, टीवी देखना, गाने सुनना बहुत पसंद था। मेरे घर में टीवी था और यहाँ मेरे शौहर की कजन के घर में भी था और मैं अपने शौहर की बातों में आ गई और थोड़ा सा मेरा डर भी कम हुआ। मैं उसकी गोद में तो नहीं बैठ सकी। मैं फौरन उठकर नीचे बैठ गई। मैंने कहा, नीचे बैठकर ही टीवी देखूंगी। उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा और खुद मेरे साथ नीचे बैठ गया। मुझसे प्यारी प्यारी बातें करता रहा और नई फिल्म लेकर आया था। मैं उसे बड़ी चाहत से देख रही थी। बीच बीच में मेरा शौहर मुझे छूता, मुझसे बातें करता, लेकिन मैं फिल्म देखने में इतनी मसरूफ थी कि मैं इन सब चीजों को इग्नोर कर रही थी। फिल्म जब खत्म हुई तो उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें ये फिल्म पसंद आई है? मुझे भी फिल्म देखना बहुत पसंद था। मैंने उससे कहा, मुझे पसंद आई है और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि शुक्रिया कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैं उसकी बातों से फिर से बहुत डर गई थी। उसने कहा कि अभी तो जो तुम फिल्म में हीरो हीरोइन को देख रही थी, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। हम भी तो एक फिल्म के हीरो हीरोइन जैसे हैं। देखो, फिल्म में हीरोइन ने हीरो को कितनी जोर से बाहों में भरा हुआ था और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। बस तुम्हें मेरे गले से लगना है और मेरे होंठों पर किस करना है। उसके बाद मैं फिर कभी आऊंगा तो तुम्हें एक और नई फिल्म दिखाऊंगा। मैं भी जब उसकी बातों में पिघल रही थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम भी था। मैं डरते डरते उसकी बातों को कबूल कर गई और उसने अपनी बाहें फैला ली। जब मैं डरते डरते उसके सीने से जा लगी तो मुझे बहुत डर महसूस हुआ। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और मेरे होंठों पर झुक गया। बिस्तर पर लेकर गिर गया और कम से कम 15 मिनट तक वो मेरे होंठों पर ही झुका रहा। मेरी सांस बार बार अटक रही थी। वो बहुत बुरी तरह से मुझे चूमता रहा। जब मेरे आंसू निकलने लगे तब उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, महक, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई अनजान आदमी नहीं हूँ और मियाँ बीवी के बीच में ये सब चलता रहेगा। देखा ना, फिल्म में हीरो हीरोइन भी ऐसे ही करते हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने होंठों पर हाथ लगाया तो मेरे होंठों से खून बह रहा था। मैं रो भी रही थी। उसने मेरे आंसू पोंछे, कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आता हूँ और अभी तुम्हारी रुखसती में 5 साल हैं, इसलिए मैं अब तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। इतनी देर में भाभी आ गई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। मैं उनके पल्लू में जाकर छुप गई। अपने दुपट्टे से अपने होंठों को छुपाए रखा। भाभी के सामने ही उसने मुझे पतली सी चांदी की अंगूठी दी। कहा कि अगली बार आऊंगा तो कुछ और गिफ्ट लेकर आऊंगा और हाँ, तुम्हारे घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ आता हूँ, नहीं तो वो लोग घर खबर भिजवा देंगे कि मैं यहाँ ससुराल में आता हूँ। फिर मेरा यहाँ आना जाना भी बंद
बंद कर देंगे तो मैं तुमसे कैसे मिलूंगा, और अगर तुम्हें ये गिफ्ट चाहिए तो तुम्हें ये बात छुपानी पड़ेगी। भाभी ने भी कहा कि हाँ, तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो मेरे भाई सलीम की बहुत बदनामी हो जाएगी। सलीम भाई का दूर का कज़न लगता था और हमारे गांव की पड़ोस में ये भाभी रहा करती थी। मेरी अपनी भाभी नहीं थी, उन्होंने ही ये रिश्ता बताया था तो मेरे पापा ने मेरी शादी की थी। इनके घर बहुत आना जाना था, मैं कभी कभी इनके घर पर आ जाती थी तो मेरी माँ नहीं रोकती थी। हमारे पास ज्यादा जमीनें नहीं थी, मेरे पापा भी दूसरों के जमीनों पर खेती किया करते थे। हाँ, घर का खाना पीना अच्छे से चल जाता था। पापा ने अपनी जमीन बेचकर हम दोनों बहनों की शादी की थी। मेरी बड़ी बहन के ससुराल वालों ने जहेज में बहुत पैसों की मांग की थी, जिसकी वजह से पापा ने अपनी छोटी सी खेत बेचकर मेरी बड़ी बहन के जहेज के पैसे पूरे किए थे। मेरे ससुराल वालों ने जहेज में कुछ नहीं मांगा था क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी शादी हो रही थी। मेरी बड़ी बहन थोड़ी सी सांवली थी और मेरा कलर बिल्कुल दूध जैसा था। इसी वजह से मेरी शादी हुई थी और पापा ने यह वादा किया था मेरे ससुराल वालों से, जब मैं अपनी बेटी को रुखसत करूंगा तो उसे जरूरत का सामान जरूर दूंगा। ससुराल वाले भी इस बात को मान गए थे और उन्होंने शादी में जहेज की मांग नहीं की थी। और वहीं पर मेरी बड़ी बहन के ससुराल वालों ने जितनी मांग की थी उन लोगों को उतने ही पैसे देने पड़े थे। इधर मेरा शौहर हर 2 महीने के बाद अपनी कजन के घर आता था। मेरे निकाह को अब 2 साल हो चुके थे। मैं बहुत दुबली पतली थी। इस बार मेरा शौहर आया तो मैं स्कूल से आ रही थी, तभी रास्ते में मिल गया और उसने मुझे वहीं पर घेर लिया था और कहा, क्या तुम मेरे साथ मेला देखने जाओगी? मैं वहीं पर तुम्हें फिल्म भी दिखाऊंगा। मैंने आज तक सिर्फ सिनेमा हॉल का नाम ही सुना था। मैं ये सुनते ही थोड़ा ललचाई थी। फिर मैंने कहा, सलीम, मैं अपनी माँ को क्या बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ? सलीम ने कहा कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, वो मेरी कजन है ना, वो सब संभालेगी। बस तुम जाकर अपना बैग रख कर अपनी माँ को कहो कि मैं भाभी के घर जा रही हूँ, भाभी को बाजार जाना है। इसी बहाने मैं तुम्हें मेला दिखाने ले जाऊंगा। मैं भी उसकी बातों में आ गई और ऐसा ही माँ से कहा कि माँ, भाभी मुझे बुला रही हैं, उन्हें बाजार जाना है मेरे साथ। माँ ने कहा कि ठीक है, भाभी का हाथ बटा देना। सलीम ने भी मेरे बारे में अपनी कजन से बात की और हम दोनों मेला देखने के लिए घर से निकल गए। सलीम ने उनकी मोटरसाइकिल ली थी, उसी मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुझे मेला दिखाने ले गया था। गांव के अंदर तो मैं उसकी मोटरसाइकिल पर नहीं बैठी, चुपचाप उसके पीछे चलती रही। किसी को नहीं पता था कि वो मेरा शौहर है। जब गाँव से रोड पर पहुंचे तब उसने कहा कि अब तुम मेरे मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। मैं उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। हम दोनों मेले में पहुंच चुके थे। वो मुझे झूले पर भी जोर जोर से पकड़ता था, कभी मेरी कमर को पकड़ता तो कभी मेरी छाती पर हाथ रखता। मैं तो झूला झूलने की धुन में इन सब चीजों का एहसास कम कर रही थी। उसके बाद उसने मुझे सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाई जिसमें बार बार हीरो हीरोइन एक दूसरे को छूते थे। जब भी कोई ऐसा सीन आता तो वो मुझे जोर से पकड़कर चूमने लग जाता। अब मैं उस सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। खुश होकर मैं फिल्म देख रही थी। पूरे फिल्म के बीच वो मुझे चूमता ही रहा, मुझे छूता रहा। उसने मुझे शाम से पहले ही घर पहुंचा दिया। इस बार वो मेरे लिए चांदी की पायल लेकर आया था। इस बार उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने खुश होकर कहा, इसे गले से लगा लिया। सलीम ने इस बार भी मेरे होंठों पर निशान दिया था और मेरे होंठों से खून निकल आया था। पिछली बार जब मेरे होंठों से खून निकला था और मेरी माँ ने देखा तो मैंने झूठ कहा। माँ, मैं दरवाजे से टकरा गई थी, मेरा मुंह दरवाजे पर लग गया था। भाभी ने भी मेरी माँ को यही बताया। भाभी को सब पता था मेरे और सलीम के बीच में क्या चल रहा है। अब मैं मैट्रिक में आ गई थी। मेरे निकाह को 3 साल गुजर चुके थे। मेरी बहन के ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। इसका शौहर शराब पीता था, उस पर हाथ उठाता था। सास भी आए दिन शिकायत करती थी। मेरी बड़ी बहन अब मायके में ही आकर रहने लगी थी। इतना देने के बाद भी उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। जब शौहर ही अच्छा नहीं था तो क्या इज्जत मिलनी थी। अब वो ससुराल में हमेशा लड़ाई झगड़ा करके यहाँ मायके में ही पड़ी रहती थी। मेरे पापा भी परेशान हो गए थे। मेरी बहन 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। दोनों बच्चों को लेकर यही मायके में पड़ी रहती। मैं उससे देखकर बहुत परेशान रहती। मुझे सलीम को लेकर भी बहुत फिक्र सताने लगी थी। मेरी सास मेरी माँ को हमेशा फोन करती थी, हाल चाल पूछा करती थी और मुझसे भी बात करती। मेरे ससुर भी मेरे पापा से बात करते थे। मेरे ससुराल वाले नॉर्मल लोग लगते थे, लेकिन अभी मैं ससुराल नहीं गई थी तो मुझे अपनी बहन को देखकर ही डर लगता था। मुझे मारने पीटने वाला शौहर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सलीम तो बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं देता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ और मेरी उम्र की वजह से उन लोगों ने मेरी रुखसती नहीं करवाई। मेरे ससुराल वालों
वालों ने कहा था 5 साल के बाद ये थोड़ी बड़ी और समझदार हो जाएगी तो उसकी रुखसती करवा लेंगे। मेरे जेठ भी अपनी बीवी के साथ ही रहा करते थे। अभी तक ऐसी कोई भी बात सुनने में नहीं आई थी कि उनके घर में ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा रहता हो या कोई दारू शराब पीता हो। मुझे अब थोड़ा थोड़ा इस सब चीज की समझ बूझ होने लगी थी। इस बार मेरी बहन मेरे घर पर ही थी। सलीम भी भाभी के घर पर आया हुआ था। उसने भाभी के बच्चे से खबर भिजवाई थी कि मैं वहां आऊं। माँ ने भी मुझे फौरन भेज दिया था। इस बार फिर से सीडी लेकर आया। भाभी कुंडी लगाकर हम दोनों को छोड़कर बाहर चली गई और उसने फिर फिल्म शुरू की। इस बार वो फिल्म बहुत ही ज्यादा अटक रही थी। सलीम ने दूसरी कैसेट लगाई थी। अचानक उसमें एक लड़का लड़की दिखाई दिए। बस वो एक दूसरे को प्यार ही किए जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने सारे कपड़े निकाल दिए। उनके मेकअप अजीब से थे। सलीम ने कहा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए रोमांटिक फिल्म लेकर आया हूँ और ये बहुत ही ज्यादा महंगी है। इस फिल्म को सिर्फ मियाँ बीवी देखते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी हैं तो तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। इस फिल्म को देखकर मैं बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं बार बार अपनी आंखों पर हाथ रखती। वो बार बार मेरी हाथों को हटा देता। कहता, क्या फायदा जब देखोगी नहीं तो। तुम क्यों इतना शर्मा रही हो? मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ। शौहर और बीवी में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। सलीम ने कहा, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। देखो जैसा ये लोग करते हैं हम भी वैसा ही करेंगे। इस फिल्म में लड़का लड़की की मसाज कर रहा था। सलीम भी तेल की शीशी लाए। मेरे कपड़ों को उतारते मसाज करनी शुरू कर दी। मुझे तो पसीने छूट रहे थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसने मेरे सारे जिस्म पर मालिश की और मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। उसके बाद मेरी चीखों को उसने अपने हाथों से रोका। मैं तो रो पड़ी थी। कहने लगा, पहली बार है, थोड़ा दर्द तो होगा ना, इसे बर्दाश्त करो, फिर तुम्हें मेरी आदत पड़ जाएगी और तुम उसके बिना नहीं रह पाओगी। मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। अभी तो मेरे पीरियड्स भी नहीं आए थे। क्योंकि मैं बहुत कमजोर थी वो मेरे लिए ताकत की दवाई भी लेकर आता था ताकि मैं थोड़ी सी मोटी हो जाऊं। मैं खून देखकर बहुत डर गई थी। उसने कहा कि ये सब नॉर्मल है, डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए अंदर के पहनने का सामान भी लाया हूँ। उसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चीख चीख कर परेशान हो गई थी। जब वो रिलैक्स हुआ तो मुझे प्यार से अपने सीने पर सुला दिया। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और हर एक मियाँ बीवी के बीच में ये सब होता है। शौहर और बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं। इस बार वो मेरे लिए सोने की चेन लेकर आया। उसको देखकर मैं तो अपना सारा दर्द भूल गई थी। उसने मुझे बड़ी प्यार से पहनाया। इस बार तो वो मेरे लिए कपड़े भी लेकर आया था। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने कहा कि थोड़ा सा आराम करो फिर घर जाना और मैं भी चला जाऊंगा। अब तो शाम हो गई थी, रात होने वाली थी। रात के अंधेरे में वो मेरे घर छोड़कर अपने काम पर चला गया था और कहने लगा, ये सब बातें किसी से शेयर मत करना, ये सब हम दोनों के आपस की बातें हैं। मैंने भी कहा, ठीक है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि मेरे पीरियड्स शुरू हो गए थे। मेरी माँ ने भी मुझे कोई काम न बताया और मुझे आराम करने के लिए कहा। बहन ने मुझे काम करने के लिए बोल दिया। तभी मेरी बहन को मेरे गले में पहने हुए सोने की चेन पर नजर पड़ी तो पूछने लगी, बहुत प्यारा है, कब खरीदा? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो भाभी ने दिया है, ये मेरे शौहर ने मेरे लिए गिफ्ट भिजवाया था। माँ ने भी उसके बारे में पूछा। मैंने माँ को भी यही बताया। मेरी माँ बहुत खुश हुई, बहुत सारी दुआ दी। उसके बाद मेरी बड़ी बहन के शौहर को कोसने लगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी। इसके शौहर को हम लोगों ने चुना था। निकम्मा, किसी काम का नहीं, 2 बच्चे पैदा करके इसे हमारी छाती पर छोड़ गया है। इसी तरह मेरी शादी को अब 4 साल गुजरने वाले थे। अभी मेरी रुखसती में 1 साल रहता था। अब मेरे शौहर को मेरी फिक्र सताने लगी थी। वो बहुत बीमार पड़ गया था। मेरी सास भी काफी बूढ़ी हो गई थी, अपने हाथों से काम नहीं कर पाती थी। उन लोगों ने जल्दी मेरी रुखसती की बात की। अम्मी पापा भी मान गए। मेरी इसी महीने में रुखसती कर दी। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी और अपने ससुराल आ गई थी। मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरी रुखसती के 2 महीने के बाद मेरी सास इस दुनिया से चल बसी थी। मेरे शौहर ने भी भाई से अलग होकर अपनी दुकान खोली थी। मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मेरा शौहर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। तब मुझे पता चला कि मैं हामला हो गई थी। मेरे हमल को पूरे 3 महीने हो चुके थे। मेरा शौहर मेरे हमल का सुनकर बहुत खुश हुआ था। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बता दिया था। मसला था, मेरे लिए कौन आता? शौहर दुकान पर चले जाते, मैं घर में अकेली होती। बड़ी बहन का तलाक हो चुका था। उसका शौहर उसे कब का छोड़ चुका था। उसके ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे। अब वो मायके में ही रहा करती थी। एक बच्चे का इलाज न होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। एक बेटी उसके साथ थी। मेरे पापा भी बूढ़े हो गए थे। अब कमाने वाला भी कोई नहीं था। दोनों छोटी बहनें भी जवान हो गई थी। उनकी भी शादी करनी थी। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल करता था। शौहर ने कहा कि तुम अपनी बहनों में से किसी को अपने पास बुला लो ताकि तुम्हारी अच्छी खिदमत हो जाए और बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो। मेरे माँ को खबर भिजवाई। माँ ने कहा कि 2 जवान लड़कियों को मैं इतनी दूर नहीं भेज सकती। तुम्हारी बड़ी बहन को मैं भेज दूंगी।
वो मेरी तलाकशुदा बहन मेरी खिदमत करने के लिए आ गई थी। मेरा शौहर उसकी बहुत इज्जत करता। मेरे शौहर ने मेरे पापा की बहुत मदद की थी। मेरी दोनों छोटी बहनों की शादी करवाई थी। मेरी बहन मेरा जितना ख्याल करती उससे कहीं ज्यादा मेरे शौहर की करती। मेरी तबीयत की फिक्र और भाग दौड़ की वजह से मेरे शौहर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बहन उनकी भी देखभाल कर रही थी। मुझे पहले तो बुरा नहीं लगा था क्योंकि मैं खुद बीमार थी। जब मेरी डिलीवरी के दिन आया और मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया जो लड़का था, मेरा शौहर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरा शौहर काफी मेहनती था। मेरी बहन को मेरे घर आए हुए साल हो चुका था। मेरा बेटा भी चलने लगा था। मेरी बहन को घर आए हुए 1.5 साल हो चुका था। मेरा बेटा भी चलने लगा था। वो 1 साल का हो चुका था। मेरी बहन अचानक उल्टियां करने लगी थी। शुरू में मैंने सोचा मौसम की वजह से होगा। उसके बाद उनकी लगातार तबीयत खराब रहने लगी। मेरे शौहर उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। मैंने पूछा बहन को क्या हुआ है। कहने लगे मौसम की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर ने दवाई दी है, उसे खाकर आराम आ जाएगा। मैंने भी अपनी बहन की देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिनों में बहन को बिल्कुल आराम हो गया, पहले जैसी हो गई, लेकिन लगातार उनका पेट भरता ही जा रहा था। मुझे अब अजीब लग रहा था। अचानक से उनका पेट क्यों भरता जा रहा है। मैंने बहन से कहा भी कि आपके पेट को क्या हुआ है, पहले से ज्यादा बाहर नजर आता है, ऐसा लगता है पेट में कोई बच्चा है। बहन ने मुझसे नजर छुड़ाई और कहा नहीं, मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, ये तुम्हारा वहम है। मैंने फिर इस बात को सीरियस नहीं लिया। तबीयत अचानक खराब हो गई। बहन माँ के पास चली गई। बहन की बेटी भी 4 साल की हो चुकी थी। मेरे बेटे के साथ मेरे शौहर को भी वो पापा कहने लगी थी। मैंने बहन की बेटी को यहीं पर रख लिया और बहन को वापस घर भेज दिया ताकि वो माँ की खिदमत कर सके। लेकिन माँ की अचानक ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। पापा भी इसी सदमे में चल बसे। मैं भी अपने मायके आई थी। माँ की मौत के 10 दिन के बाद पापा की मौत हो गई थी। अब मेरे घर में कोई नहीं था सिवाय बहन के। बहन का पूरा खर्चा मैं उठा रही थी। मैं और मेरा शौहर वापस अपने घर आ गए थे, लेकिन बहन वहीं अकेली थी। 3 महीने के बाद बहन एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, पर मुझे इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मेरा शौहर हर महीने हफ्तों गायब हो जाता। जब मैं पूछती तो कहता दुकान के लिए सामान लेने गया था। और ये बात मैंने नोट की थी। जब बहन यहाँ नहीं थी तब से ये होने लगा था। मैंने एक दिन कहा क्यों ना हम उसको यहाँ पर ही बुला लें। शौहर का चेहरा एकदम गुलाब सा खिल गया था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैंने अपनी बहन को अपने शौहर से किसी तरह का भी कोई मजाक करते कभी नहीं देखा था। मेरे शौहर भी उससे नॉर्मल बात करते और मैंने कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं था। लेकिन एक बात जरूर थी, मेरे शौहर का खाने से लेकर पीने से लेकर कपड़े से लेकर हर चीज का ध्यान रखती। उसके मुंह से निकलने से पहले उनका काम कर दिया करती थी। मेरे शौहर मेरी बहन को लेकर आए। उनके हाथों में बच्चा देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। ये बच्चा किसका है। मेरी बहन और शौहर दोनों ने एक ही बात दोहराई। ये बच्ची हमें स्टेशन के बाहर कूड़ेदान में मिली थी। मुझे उनके जवाब पर जरा सी भी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वो बच्ची मेरी बहन अस्मा के साथ ऐसी चिपकी हुई थी जैसे उसकी अपनी माँ हो। अस्मा ने उस बच्चे को फीडर पिलाना चाहा, लेकिन वो नहीं पी रही थी। वो बिल्कुल मेरे बेटे की हम शक्ल थी। ऐसा लगता था दोनों की शक्ल एक जैसी हो। अब मुझे अपनी बहन पर शक हो गया था। मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा करती थी। मेरे शौहर ने मेरे लाड प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे मुंह से निकलने से पहले मेरी हर चीज पूरी किया करते थे। मुझे अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं थी। अस्मा हर महीने मेरे माँ के घर जाती तो मेरे शौहर ही उन्हें लेकर जाते थे और 2-3 दिन रहकर उन्हें साथ ही लेकर आते थे। मुझे शक तो बहुत था, लेकिन मैंने कभी उनको ना बात करते देखा था और ना कोई ऐसी चीज देखी थी जो उन दोनों पर मुझे शक होता। इस बच्चे को लेकर मेरे दिल में शक बहुत गहरा था। ये बच्चा मेरे शौहर का ही है, क्योंकि इस बच्ची को मैंने अस्मा को छाती से दूध पिलाते हुए देखा था और मेरा शौहर भी इस बच्ची से बहुत ज्यादा मानूस था। वैसे तो तीनों बच्चे उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब मैं इस चीज का पता हर हाल में लगाना चाहती थी कि मेरे शौहर और अस्मा के बीच में ऐसा कौन सा ताल्लुक है। अस्मा दोनों बच्चों को लेकर मेरे शौहर के साथ मेरे घर चली गई और मुझे शौहर ने कहा था कि हम 1 हफ्ते के बाद आएंगे। इसी बीच मुझे भी मौका था कि मैं उन दोनों की असलियत का पता लगा सकूं। तभी मैं उनके दुकान के कारीगर के साथ चुपके से अपने मायके चली आई और उस कारीगर को अपने गांव से ही वापस भेज दिया। और मुझे आते आते यहाँ रात हो गई थी और माँ के घर की चाबी भी मेरे पास थी। जैसे ही दरवाजे के लोक पर हाथ रखकर दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अस्मा और मेरा शौहर एक बिस्तर पर थे। दोनों ही बिना कपड़ों के थे, जिसे देखकर मेरी दुनिया हिलती हुई नजर आई थी। मैंने एक जोरदार चीख मारी। दोनों ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। मेरी चीख सुनकर वो तीनों बच्चे रो पड़े थे। सलीम और अस्मा दोनों ही जल्दी से कपड़े संभालते मेरे पैरों में पड़ गए थे। अस्मा ने मुझे चुप कराना चाहा। शौहर भी मेरे पैरों में बैठकर माफी मांग रहा था। सलीम ने कहा शोर मत करो, मैं सब कुछ बताता हूँ।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी जगह नहीं दे सकता। मैंने कहा, तुम दोनों एक नंबर के धोखेबाज हो। अस्मा, तुम मेरे ही घर में रहकर मेरे शोहर को ही हड़प लिया। अस्मा ने कहा, इसमें सलीम की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैं तुम्हें सच सच बताऊंगी, तुम सलीम को कुछ ना कहना। जब तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था, जब तुम सलीम का ध्यान नहीं रख पा रही थी, तुम्हारी हालत देखकर सलीम बहुत फिक्र में था। उसको भी बहुत तेज बुखार हो गया था। सलीम को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। दवाई खाने के बाद सलीम की ठंड नहीं जा रही थी। तुम अपने कमरे में सो रही थी। डॉक्टर ने तुम्हें शौहर से दूर रहने की सलाह दी थी और तुम उसे बखूबी निभा रही थी। लेकिन सलीम की हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने अपने सामने ही अम्मी पापा को मरते देखा था। सलीम हम सब के लिए मसीहा था, लेकिन उस दिन उसकी हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं सलीम को इस हाल में नहीं देख सकी थी। मैंने सलीम को रजाई भी उड़ाई, उसके बाद भी सलीम कांप रहा था। मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई। मैं उसके बिस्तर में उसके पास चली गई, उसको पूरा अपने सीने में जकड़ लिया। सलीम बुखार में था। उसे लगा कि शायद तुम हो। सलीम तुम्हारा नाम लेकर बड़बड़ा रहा था और उसने मेरे साथ वो सब किया जो तुम्हारे साथ करता आया था। मुझे भी बड़ा सुकून मिला, क्योंकि मुझे भी अपने शौहर से दूर हुए कई साल हो गए थे। मुझे भी किसी साथी की जरूरत थी। उस रात हम दोनों एक दूसरे से बड़ी सुकून और सुख पा रहे थे। सलीम भी इस चीज के लिए कब से तड़प रहा था, क्योंकि वो तुम्हारे पास नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने तुम्हें परहेज बताया था। जब सलीम का बुखार ठीक हुआ, वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने सलीम को कहा, इस राज को नहीं खोलोगी, लेकिन इस चीज की मुझे बहुत जरूरत थी और तुमने वो सब पूरा किया। सलीम, मैं तुम्हारी गुलाम हो गई हूँ। तुम्हारी चाहत में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सलीम, तुम यूं ही मुझ पर कभी कभी अपनी मेहरबानी कर देना। मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी बहन के सुहाग को छीनना नहीं चाहती और हम दोनों का रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। तुम मेरी बहन को कभी धोखा मत देना। इसके बाद मुझे जब जरूरत पड़ती थी, मैं सलीम के पास चली जाती थी और मैं हामला हो गई थी। मैं यहाँ मायके में आकर बच्चे को जन्म दिया। सलीम ने मेरी बहुत मदद की। मैंने सलीम को तुम्हारी कसम दी थी कि ये राज राज ही रहे, लेकिन आज तुम सब जान चुके हो। मेरी बहन किचन की तरफ भागी और चाकू उठाकर लाई और कहा, मुझे यहीं मार डालो और यही घर में ही गाड़ दो। मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे पता है तुम उसे आराम से पाल लोगी। सलीम भी तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। सलीम को कुछ ना कहना, वो हम सबका मसीहा है। अस्मा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं कुछ ना कह सकी। मैं भला क्यों उनकी जान लेती। मैंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि अस्मा मेरी जान से भी प्यारी थी। मेरे माँ बाप नहीं थे, वो सबसे बड़ी थी। वो माँ बाप की जगह थी। मैंने अस्मा को माफ कर दिया और अपने शोहर को भी। मैंने अस्मा को कहा कि तुम मेरे शोहर से शादी कर लो। अस्मा ने कहा, नहीं, अगर शादी करेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा। लोग सलीम को तुम्हें गलत नजर से देखेंगे और 100 तरह की बातें करेंगे। इससे बच्चों की परवरिश पर भी गलत असर पड़ेगा। हम यूं ही अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने अपनी बहन की शादी अच्छे घराने में कर दी। अब वो बहुत खुश है। आप लोग बताएं, क्या ये बात ठीक है या गलत? मैंने अपनी बहन को माफ करके ठीक किया या गलत?